कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। नाउ टेल मी व्हाट इज़ मीन बाय इनहेरिटेंस। कि कोई बता सकता है कि इनहेरिटेंस हम किसे बोलते हैं। सो इनहेरिटेंस इज़ नथिंग बट द जेनेटिक क्वालिटीज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। देखो, इनहेरिटेंस वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो क्वालिटीज़ होती है जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होती है। नाउ व्हाट इज़ मीन बाय हेरिडिटी। हम बोलते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर है, हेरिडिटी बीमारी है ना। नाउ पासिंग ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, passing of physical and mental characteristics from one generation to the next generation, it is nothing but the heredity. Now when there is a scientist work on this heredity and inheritance, one great scientist Mendel studied. Now during his studies he matched the different characteristics. He done cross pollination, self pollination. Now he got the different kinds of result. After occupying this result, sometimes he failed, again and again he failed. Now he noticed one thing, that when he cross tall plant with small plant, the next generation will be tall. Now he study how is it possible. For this he select a normal pea plant. पता है, उसने सबसे पहले पी प्लांट लिया, सिलेक्ट किया कि पी प्लांट को अगर मैं क्रॉस पॉलिनेशन करूँगा, सेल्फ पॉलिनेशन करूँगा, तो मुझे इनका रिज़ल्ट कैसे मिलेगा। सो ही सिलेक्ट द पी प्लांट, जो कि इजीली अवेलेबल हो जाता है, इसलिए उसने वो चीज़। फिर उसने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स लिए कि मुझे ये कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए जिसकी वजह से मुझे चेंजेस ऑब्जर्व हो गए। ठीक है, तो उसने पी लिया, जो पी राउंड था। सेकंड कैरेक्टर उसके साथ आया कि कोई रिंकल भी आ सकता है। सो फर्स्ट कैरेक्टर से उसने क्या लिया कि मुझे राउंड शेप पी चाहिए, अगर राउंड शेप नहीं तो वो रिंकल्ड शेप होगा। ठीक है, पी प्लांट मुझे टॉल भी चाहिए, टॉल नहीं हुआ तो वो सेकंड कैरेक्टर क्या आएगा, वो शॉर्ट भी हो सकता है। ठीक है, इसके कलर में उसने वेरीज किया कि वाइट या वॉयलेंट। उसने हर तरफ से छोटी छोटी चीज़ें स्टडी करी। किसने स्टडी करी? मेंडल। मेंडल कौन था? मेंडल वॉज एजुकेटेड इन द मोनास्ट्री। ठीक है, ये बहुत ग्रेट साइंटिस्ट था जिसने इतनी स्टडी करी कि उसने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दे दिए। और ये लॉज ऑफ इनहेरिटेंस हम आज तक यूज़ करते हैं। इट वॉज गिवन बाय द ग्रेट साइंटिस्ट मेंडल। ठीक है, सो फर्स्ट स्टडी उसने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक सिलेक्ट किए और उसके बाद उसने उनको क्रॉस पॉलिनेशन किया। ठीक है, उन्होंने उसको क्रॉस फर्टिलाइज किया। कैसे किया? फर्स्ट ही सिलेक्ट दी टॉल प्लांट। टॉल, तो टॉल के लिए उसने टी सिंबल लिया। इट क्रॉस विद दी शॉर्ट, शॉर्ट के लिए स्मॉल टी। ठीक है, सो द रिजल्ट वॉज दैट फर्स्ट जनरेशन में उसे रिज़ल्ट मिला ऑल टॉल ऑफस्प्रिंग्स। मतलब कि ये दो क्रॉस पॉलिनेशन करने के बाद उसे जो जनरेशन मिली वो मिली, ये F1 जनरेशन मिली ऑल टॉल ऑफस्प्रिंग्स। उसे सारी की सारी ऑफस्प्रिंग्स टॉल मिली। क्यों हुआ? सो ही नोटिस दैट देयर वॉज अ वन डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वन रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स। हियर द डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वॉज टी। ठीक है, मतलब कि टॉल डोमिनेंट कैरेक्टर है, उसने शॉर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को सप्रेस कर दिया। मतलब इन शॉर्ट आप ये समझिए कि डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक मतलब पावरफुल कैरेक्टरिस्टिक, जो कि एकदम पावरफुल होकर सामने आता है, उसके वो दूसरे जो कैरेक्टर है उसको सप्रेस कर देता है। ठीक है, तो जिसे सप्रेस कर देता है उसे बोलते हैं रेसेसिव। सेकेंड है रेसेसिव ट्रेट। रेसेसिव ट्रेट वो ट्रेट होती है जो लेस पावरफुल होती है, क्योंकि उसके ऊपर डोमिनेंट बैठा होता है, तो वो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक आगे बढ़ जाते हैं
rather than recessive. ठीक है, तो यहाँ जब उसने क्रॉस पॉलिनेशन किया तो उसका फर्स्ट रिजल्ट आया कि सारे के सारे प्लांट जो थे वो टॉल प्लांट क्या है. द नेक्स्ट प्रोजेनी वॉज ऑल द ऑफस्प्रिंग्स वॉज टॉल. नाउ सेकेंड टाइम उसने जब इस टॉल ऑफस्प्रिंग को अगेन उसने क्रॉस पॉलिनेशन किया, मतलब कि F1 जनरेशन अगेन क्रॉस फर्टाइल विद द F1 जनरेशन, दोनों F1 जनरेशन को उसने किया, इन्हीं को क्रॉस पॉलिनेशन किया, तो उस वक्त उसको रिजल्ट मिला ये टी दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर्स टॉल प्लांट. दिस टी एंड दिस टी, अगेन टी वॉज डोमिनेंट. नाउ दिस टी and this T. So again it was a tall, and this T and this T. So it was a short plant. So the result was that he got 3/4 result. Out of 4 plants, 3 plants are tall and 1 plant was short. ठीक है, 3 plants tall मिले उसे, और ये देखिए ये 3 प्लांट्स उसे टॉल मिले और 1 प्लांट जो है वो सो शॉर्ट मिला ड्यूरिंग द रिजल्ट ऑफ F2 जनरेशन. ड्यूरिंग द रिजल्ट ऑफ F2 जनरेशन दिस स्टेट द लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल. ठीक है, द लॉ स्टेट दैट hybrid offsprings will only inherit the dominant characteristics in the phenotype. phenotype मतलब कि फर्स्ट जनरेशन जो मिला है रिजल्ट, उसमें ओनली दैट हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग्स विल ओनली इनहेरिट द डोमिनेंट कैरेक्टर्स. देखिए ये डोमिनेंट कैरेक्टर है यहाँ पर टॉल और टॉल, ये डोमिनेंट है, इन्होंने जो शॉर्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स को सप्रेस कर दिया है और डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स उभर क्या है इन दी फिनोटाइप. ये फिनोटाइपिक जनरेशन है, फिनोटाइपिक रिजल्ट है. सो इस लॉ को हम बोलेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस. क्यों? क्योंकि ये ओनली डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, रैदर देन दी रेसेसिव ट्रेट. डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आगे बढ़ रहे, इसीलिए हम इसे लॉ ऑफ डोमिनेंस भी बोलेंगे. नाउ द सेकेंड वन, अगेन ही स्टडी, देखिए उसने फिर से स्टडी किया, अलग अलग प्लांट्स को लेके मेंडल ने स्टडी किया. नेक्स्ट उसने रिंकल सीड्स को लेके स्टडी किया. देखिए पहले हो गया पी प्लांट विथ टॉल कैरेक्टरिस्टिक. अब उसने क्या किया है, रिंकल सीड्स विथ शॉर्ट प्लांट. ठीक है, टॉल प्लांट विथ राउंड सीड. ठीक है, टॉल प्लांट विथ राउंड. ठीक है, तो उसने ये पी कैरेक्टरिस्टिक्स लिया. अगेन इट क्रॉस इट विथ द शॉर्ट प्लांट विथ रिंकल सीड. ठीक है, शॉर्ट प्लांट विथ रिंकल, शॉर्ट प्लांट विथ रिंकल सीड. और ये P इज फॉर tall plant with round seed. Now when he got F1 generation, the result was that he only got tall plant with round seed. ठीक है, when he go for F2 generation, means he first again crossed this tall plant with round seed. The result was that 3 plants got with tall plant with round seed and 1 plant with short plant with wrinkle seed. Again during this F2 generation he got the result 3:1 proportion. Okay, during this F2 generation he got the result of 3:1 proportion, that
he got three plant with round seed and tall characteristics, and one plant with wrinkled seed and short. Now this is called the Newton's first law of dominance, because only the dominant characters get transferred during the phenotypic ratio. Now, how these traits get expressed? When Mendel crossed the two separate traits, again the character was shape and color. Okay, shape and color. He used round green, means round shape and green color, and again wrinkled shape and yellow color. So he got a surprise result. When you cross pollinate these things, he got a surprise result. He got the ratio of 9:3:3:1. Okay, how is it possible? He got the ratio of 9:3:3:1, means he got round and yellow colors 9, again round and green 3, wrinkled and yellow 3, and again wrinkled and green 1. This is the independent inheritance. Now this is related with the cross pollination. And what about the sex determination? How this sex can be determined? Sex determination. We all know that in the male there is a XY male and female. Now in female there is a XX gene, and in male there is a XY gene. Now when these male and female gametes unite together, the result may be XY or XX, means the male child will birth or female child will born. Okay, when this X male have two genes X and Y, and female have only one gene X. When this X pair with this X gene from female, the result is XX gene, so female child born. Okay, and if from the male this Y gene match with the X gene of the female, the result is XY gene, so male child born. Now this is the basic concept of sex determination. Now during these studies we study that how this evolution is happen, because evolution is the nothing but the changes in the tendency behavior of a person. जैसे कि हम सब जानते हैं कि पहले हम सब मंकी थे, मंकी से धीरे धीरे इवोल्यूशन होते होते हम ह्यूमन बीइंग्स बने. ठीक है, तो ये सब कैसे हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ? कुछ ना कुछ डीएनए में एरर्स आते गए. डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड,
जो कि हेरिडिटी मटेरियल एज अ हेरिडिटी मटेरियल ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. लेकिन व्हेन दिस हेरिडिटी मटेरियल देर इज़ अ स्मॉल चेंज ऑकर, कुछ एरर्स आ गया, तो इस वजह से इवोल्यूशन होते होते मंकी से हम ह्यूमन बीइंग्स बने. द सेम इवोल्यूशंस इज ऑकर in male and female gametes. So there is some heredity diseases which can be transferred from one generation to the next generation. Now if normal parents are there, so it not be always be right that normal parents always have a normal babies. No, sometimes there is a trace error in the DNA. That's why the child may be a abnormal child. So you cannot be said that the abnormalities are always be transferred from one generation to the next generation. No, it's not right. Okay. Now human evolution, there is always be determine the DNA sequence during the human evolutions, how this evolution in human beings can be occur. Now when some went forward and backward with groups, something separating from each other, sometimes the things will not be match. ओके, थिंग्स मैच नहीं करती है, कुछ चेंजेस आ जाते हैं. दीज थिंग्स आर नथिंग बट द चेंजेस इन द एनवायरमेंट. सो दिस इवोल्यूशन इज ऑलवेज बी ड्यू टू द एनवायरमेंटल चेंजेस, ड्यू टू द एरर इन द DNA, or there are some many reasons for the evolution changes in the human evolutions. Okay, thank you.